दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 का पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें परिस्थिति और भूमिका से संबंधित चीज़ें हैं, तो हम इसमें परिस्थिति वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो परिस्थिति की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से देखेंगे, एकदम क्लियर करेंगे, आपको कोई भी डाउट रहने नहीं देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, समाज जो होता है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पद देता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म ले लेता है और जन्म लेते ही उसको पद मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जन्म लिया तो जन्म लेते ही वो किसी का पुत्र होता है, और जन्म लेते ही किसी का भांजा हो जाता है, किसी का भतीजा हो जाता है, तो किसी का पोता होता है। ठीक है, किसी का भाई होता है, जबकि उसने कोई मेहनत तो की नहीं कि हमको ये चीज़ें मिले। ठीक है, जैसे ही उसने जन्म लिया ये सारी की सारी पद जो है उससे जुड़ गए, ये सारी परिस्थितियाँ उसकी हो गई बिना किसी मेहनत के। ठीक है, उसी तरह से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, स्टूडेंट बनता है, स्टूडेंट के बाद फिर वो अच्छा से स्कॉलर बनता है, स्कॉलर बनने के बाद वो एक के बाद एक पद को धारण करता है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद चिकित्सा अधिकारी बनता है, चिकित्सा अधिकारी बनने के बाद फिर वो क्या बनता है, चिकित्सा मंत्री बनता है। इस तरह से चीज़ें जो है मिलती जाती हैं उसको। ठीक है, एक के बाद एक। तो परिस्थितियों का जो ये पुंज है, ये व्यक्ति को कुछ तो स्वतः मिलता है जन्म से ही। मैंने आपको बताया कि जन्म लेते ही वो किसी का भांजा भतीजा या फिर किसी का भाई, किसी की बहन या फिर किसी का पुत्र पुत्री बन गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है, तो ये परिस्थितियों का एक पुंज है जो एक व्यक्ति अपने साथ लिए रहता है, और प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित उसको कुछ भूमिकाएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर बना तो डॉक्टर की भूमिका उसको निभानी होगी, और टीचर बना तो टीचर की भूमिका। ठीक है, पति की भूमिका अलग हो गई। जैसे जैसे जिस चीज़ के योग्य बनता है, समाज उसको एक के बाद एक पद देता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, उसके पुत्र के भी पुत्र हो गए तो दादा बन जाएगा। ठीक है, इस योग्य वो हो गया कि वो उसको दादा बना दिया जाए, तो समाज ने उसको क्या किया, दादा बना दिया। और उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति है 18 वर्ष का हो गया और उसके बाद उसका विवाह करने के वो योग्य हो गया, तो समाज ने इसको क्या किया, विवाह उसका कर दिया। और विवाह होने के बाद जब वो इस योग्य हो जाता है कि अब वो पिता बन सके, तो समाज उसको पिता बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से एक के बाद एक परिस्थितियाँ लोगों को मिलती जाती हैं, और प्रत्येक परिस्थिति जो होती है उसमें भूमिकाएं भी होती हैं। परिस्थिति से रिलेटेड भूमिका का निर्वहन करना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए, जो भी परिस्थिति होती है उससे संबंधित भूमिकाएं अवश्य होती हैं। केवल कुछ ही परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे संबंधित हमको भूमिका का निर्वहन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति भारत रत्न है, तो उसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, तो उसके नाम के आगे लिया जाता है भारत रत्न फला। ठीक है, और उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है, वो पद्म विभूषण उसको मिला है, तो उसके नाम के आगे ये चीज़ लगती है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई पीएचडी धारक है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, कि डॉक्टर ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसके सामने कोई भी भूमिका नहीं होती उस परिस्थिति से संबंधित। जैसे कोई व्यक्ति भारत रत्न हो गया, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, तो भारत रत्न से रिलेटेड उनको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत रत्न को प्राप्त किए हैं इसलिए नहीं करना पड़ता, बल्कि जो कार्य पहले से करना है वो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो उस पद से रिलेटेड उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। नोबेल पुरस्कार मिला है किसी को, तो उस पद से रिलेटेड उस परिस्थिति से रिलेटेड उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बस नाम के आगे लगता है कि भारत रत्न फला। ठीक है, बड़ा नाम हो जाता है और उसको सम्मान मिलता है बस, लेकिन उससे संबंधित कोई भूमिका नहीं मिलता है उसको कि हाँ अब हमारे नाम के आगे ये लग गया, हमको एक पद मिल गया है तो इसका मतलब हमको ये भूमिका निभानी होगी। ये सब चीज़ें नहीं होती। तो भारत रत्न हो गया, पीएचडी हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इस तरह से जितने भी ये जो उपाधियाँ मिलती हैं सब के सब जो है भूमिका विहीन परिस्थिति हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनसे संबंधित भूमिकाओं का हमको निर्वहन नहीं करना पड़ता है, और कुछ भूमिकाएं भी ऐसी होती हैं जिनसे संबंधित हमारे पास कोई परिस्थिति नहीं होती, बस भूमिका होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, मजदूर है, दास है, नौकर है। ठीक है, इसकी कोई परिस्थिति नहीं होती। ठीक है, तो खासकर जो दास लोग होते हैं, बंधुआ मजदूर हो गए, इनकी कोई परिस्थिति नहीं होती, केवल ये कार्य करते हैं और कार्य करते ही अपना जीवन बिता देते हैं। इनको कोई पद नहीं मिलता, कोई भूमिका नहीं मिलती, भूमिका तो मिलती है लेकिन पद नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है रॉबर्ट विरस्टीड का कहना कि समाज परिस्थितियों का जाल है। रॉबर्ट विरस्टीड ने
क्या कहा है कि जैसे मान लीजिए और भी जो संरचनावादी विचारक हैं, उन्होंने समाज को इकाइयों का जाल कहा कि अनेक इकाइयाँ हैं और इन इकाइयों में परस्पर संबंध है, इन संबंधों का जाल ही क्या है, समाजशास्त्र है। ठीक है, इन संबंधों का जाल ही समाज है और समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या है, समाजशास्त्र। लेकिन विरिष्टिन ने क्या कहा कि समाज जो है परिस्थितियों का जाल है। ठीक है, अनेक व्यक्ति को अनेक परिस्थितियाँ मिली है, उनकी जो परिस्थिति है दूसरे परिस्थितियों से संबंधित है, तो ये जो जाल बना हुआ है यही क्या है, समाज है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसने समाज को परिस्थितियों का जाल कहा, तो विरिष्टिन है। परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मैक्स वेबर ने किया। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह की अवधारणा दी है, तो मैक्स वेबर ने परिस्थिति की अवधारणा दी सबसे पहले, और भूमिका की अवधारणा सबसे पहले मीड ने दिया है। ठीक है, आप देखे होंगे हर्बर्ट मीड ने भूमिका की अवधारणा दिया है, और परिस्थिति और भूमिका का समान रूप से उल्लेख, यानी मैक्स वेबर ने तो केवल परिस्थिति की बात की और भूमिका की बात केवल मीड ने की है। लेकिन दोनों की बात किसने की है, दोनों की बात की है रॉल्फ लिंटन ने। 1936 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, परिस्थिति और भूमिका का संयुक्त रूप से उल्लेख जो है वो 1936 ईस्वी में रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने दी है, रॉल्फ लिंटन ने। अलग अलग जो है इन दोनों ने बोला है, लेकिन जो संयुक्त रूप से बात होती है, दोनों को कोरिलेट करने की बात होती है, ये किया है केवल रॉल्फ लिंटन ने। और इन्होंने परिस्थिति और भूमिका को एक दूसरे का पर्यायवाची माना। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि परिस्थिति के बिना भूमिका नहीं और भूमिका के बिना परिस्थिति नहीं। इसके पहले के विचार क्या मानते थे कि परिस्थिति अलग चीज़ है और भूमिका अलग चीज़ है। रॉल्फ लिंटन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त है उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। तो एक समय विशेष में, यानी यहाँ पे समय की बात की गई है कि घर पे व्यक्ति होता है तो उसको कुछ अलग भूमिका होती है, बाहर व्यक्ति होता है उस समय में उसकी भूमिका अलग हो जाती है। ठीक है, और बच्चा होता है तो उसकी भूमिकाएं अलग होती है, जैसे ही वो बड़ा होता है उसकी भूमिकाएं अलग हो जाती है। तो समय विशेष की बात करते हैं ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, लैपियर के अनुसार समाज में व्यक्ति का जो स्थान है उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। लैपियर ने क्या कहा कि एक समाज में व्यक्ति का जो स्थान, समाज में व्यक्ति को जो स्थान समाज ने प्रदान किया है वही उसकी परिस्थिति है। अब देखिए, प्रतिष्ठा और सम्मान, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो जो प्रतिष्ठा होती है वो परिस्थिति से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कोई परिस्थिति, कोई पद है, उससे रिलेटेड प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे कोई IAS PCS है तो उसकी प्रतिष्ठा अलग होगी। ठीक है, समाज में उसका नाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाएगा। किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है तो उसका भी नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाएगा। नेता है, मंत्री हैं तो उनका भी बहुत प्रतिष्ठा के साथ नाम लिया जाता है। तो प्रतिष्ठा जो होती है हमेशा पद के साथ होती है। ठीक है, व्यक्ति उस पद से उतर गया, उसकी प्रतिष्ठा खत्म। और सम्मान क्या है, सम्मान है व्यक्ति से जुड़ा, व्यक्ति कैसा कार्य करता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचर्स बहुत होते हैं, प्रोफेसर्स बहुत होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। आपने यूट्यूब पे ही देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि अलग अलग लोगों के पढ़ाने का ढंग ऐसा होता है, उनके कार्य करने का ढंग ऐसा होता है कि वो ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, जबकि उसी पद से रिलेटेड और लोग होते हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। यदि सम्मान जो है वो पद से रिलेटेड होता तो वो बराबर सभी में बढ़ता जो उस पद को धारण करते। लेकिन सम्मान का संबंध केवल और केवल व्यक्ति से है, और यदि किसी कारणवश व्यक्ति उस पद को छोड़ भी देता है, पद से उतर जाता है, तो भी उसका सम्मान जो है वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो सम्मान का जो संबंध है वो व्यक्ति से है, ये परिस्थिति से रिलेटेड नहीं है। व्यक्ति जितने अच्छे ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर लें, जितने अच्छे ढंग से वो अपने कार्यों का संपादन करे, उसको उतना ही ज़्यादा सम्मान मिलता है। अब देखिए, समाज में प्रत्येक परिस्थिति दूसरे व्यक्तियों की तुलना में होती है। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियाँ होती हैं कि जो दूसरों की तुलना में होती है। यदि अध्यापक है तो छात्र होगा, चोर है तो पुलिस होगा, दुकानदार है तो ग्राहक होगा, पति है तो पत्नी होगा, भाई है तो बहन होगा, माता है तो पिता होगा। ठीक है, मालिक है तो मजदूर होगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आकबर्न और इनकाफ के अनुसार समाज व्यक्ति की तुलना में परिस्थिति को अधिक सम्मान देता है। तो आकबर्न और इनकाफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का सम्मान अधिक नहीं है, समाज में परिस्थिति का ही सम्मान अधिक है, और समाज के जो लोग होते हैं वो परिस्थिति को ही अधिक सम्मान देते हैं। ये किसने कहा है, आकबर्न एवं निमकाफ ने। और देखिए, लिंटन ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसको
जो परिस्थिति प्राप्त हुई वो क्या हुई, प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है। अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जो व्यक्ति को अपने कार्यों के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लिया, मैंने आपको बताया था, किसी का भाई हो गया, किसी का पुत्र हो गया, किसी का भांजा हो गया, तो किसी का भतीजा हो गया। ठीक है। लेकिन जो अर्जित परिस्थिति है वो कभी भी जन्म से नहीं प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति है, मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद उसने यदि नीट क्वालिफाई किया और 5 साल प्रैक्टिस करके उसने डॉक्टर की डिग्री ली, ठीक है, तो वो डॉक्टर कहलाएगा। ठीक है। और इसी तरह से यदि आप लोग भी ग्रुप में जुड़े हैं, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो ये अर्जित परिस्थिति है, ये आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत का फल है। ठीक है। और आप लोगों को पता नहीं है फ्रेंड्स कि ये जो परीक्षा है जो आप देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें पॉइंट से भी सिलेक्शन जो होता है कभी कभी रुक जाता है। और योग्यता, काफ़ी योग्य लोग भी होते हैं जिनका जो सिलेक्शन होता है वो नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप छोटे से भी बिंदु, सबसे बड़ी चीज़ ईगो नहीं आना चाहिए किसी भी व्यक्ति में। जितने लोग भी सिलेक्शन उनका रुका हुआ है, मैंने देखा है कि वो कुछ स्पेशल समझते हैं अपने आप को, इसलिए ये ईगो जो होता है वो इंटरव्यू में झलक जाता है। ठीक है। और यही ईगो प्रॉब्लम के कारण उनका जो मार्क्स होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्रदत्त परिस्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति जन्म से ही चीज़ें मिल जाती है। विकलांगता देखिए, एक चीज़ है कि विकलांगता प्रदत्त परिस्थिति है कि अर्जित परिस्थिति है। विकलांगता देखिए, हमें अपनी इच्छा से नहीं मिलता, कोई व्यक्ति जानबूझकर विकलांग नहीं बनता है, इसलिए यह क्या है, प्रदत्त है। ठीक है। तो जो चीज़ व्यक्ति को स्वतः मिल जाती है उसमें उसका कोई प्रयास नहीं होता, वो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो वो क्या होगी, प्रदत्त परिस्थिति होगी। और जिस परिस्थिति के लिए उसको कार्य करना पड़े, जैसे पिता बनना, ये क्या है, प्रदत्त है कि अर्जित है, ये आपको अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। क्योंकि पिता जो होता है, कोई व्यक्ति विवाह न करे तो कैसे वो पिता बनेगा। ठीक है। उसने जानबूझकर विवाह किया, विवाह करने के बाद उसने पिता बनने की सोची तो ही वो पिता बना। ठीक है। तो इस तरह से पिता बनना क्या है, वो अर्जित परिस्थिति है। और विकलांग होना क्या है, प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो चीज़ें स्वतः मिलती हैं वो प्रदत्त है, और जो चीज़ें हम अपनी इच्छा से जानबूझकर बनाते हैं वो क्या है, अर्जित है। तो यहाँ पे देखिए अर्जित परिस्थिति में क्या है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, पुलिस है, नेता है। ठीक है। व्यक्ति मतलब इसको स्वतः नहीं प्राप्त करता, इसको अपनी इच्छा से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से प्राप्त करता है। ठीक है। तो अर्जित परिस्थिति है। प्रत्येक समाज में प्रदत्त व अर्जित दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इन दोनों परिस्थितियों में से किसी एक के अभाव में समाज नहीं चल सकता। ठीक है। यानी कोई भी समाज ऐसा नहीं जो अर्जित परिस्थिति के बिना हो, या फिर कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो कि प्रदत्त परिस्थिति के बिना हो। ठीक है। परिस्थिति प्रतीक देखिए क्या है, डॉन मार्टिंडल ने परिस्थिति प्रतीक की बात की है। परिस्थिति से संबंधित प्रतीक को परिस्थिति प्रतीक कहते हैं। जैसे मांग में सिंदूर होना पत्नी होने का क्या है, प्रतीक है। ठीक है। पुलिस की वर्दी, ये क्या है, ये भी एक प्रतीक है। अगर हम पुलिस की वर्दी देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये पुलिस है। डॉक्टर का यूनिफॉर्म जो है वो भी क्या है, परिस्थिति प्रतीक है। ठीक है। अब देखिए ध्रुवीय परिस्थिति जो है वो रॉबर्ट वीरस्ट्रीट की है। ठीक है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो जोड़े के रूप में होती है, जैसे पति पत्नी, स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बहन आदि। तो इन्हें जो है वीरस्ट्रीट ने ध्रुवीय परिस्थिति क्या कहा। ठीक है। इन्हें वीरस्ट्रीट ने क्या कहा, ध्रुवीय परिस्थिति। और इसमें क्या होता है कि जोड़े के रूप में जो चीज़ें पाई जाती है, चोर पुलिस हो गया, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, स्त्री पुरुष, तो ये क्या है, ध्रुवीय परिस्थिति, दोनों आपस में जोड़े के रूप में बने हैं। तो ये वीरस्ट्रीट की अवधारणा है। मुख्य परिस्थिति E.T. हिलर की अवधारणा है। अब देखिए एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियाँ धारण करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का पति होता है, किसी का दोस्त होता है, किसी का कुछ होता है, ठीक है, भांजा होता है, भतीजा होता है, बहुत सी चीज़ें होता है, वो छात्र होता है वो। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण वो जाना जाता है समाज में। जैसे मान लीजिए अगर यदि आप प्रोफेसर बन गए तो आपकी जो बाकी सारी परिस्थितियां हैं वो गौड़ हो जाएंगी, और प्रोफेसर की परिस्थिति जो है वो उच्च हो जाएंगी, लोग आपको उसी नाम से जानेंगे। तो आपकी मुख्य परिस्थिति होगी, जब भी कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो उसके दिमाग में तुरंत चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो प्रोफेसर है। ठीक है। यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो वो आपकी मुख्य परिस्थिति बनती है। बाकी की परिस्थितियाँ तो चलेंगी, लेकिन सबसे जो मुख्य परिस्थिति जिसके कारण समाज में आप जाने जाएंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, वो डॉक्टर की परिस्थिति होगी। तो इसी की बात जो है E.T. हिलर ने कही है। अब देखिए प्रधान परिस्थिति की अवधारणा एवरेट ह्यूजेस ने दिया है। इसमें क्या है कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों के बीच की स्थिति है। इसमें कोई व्यक्ति है, मान लीजिए निम्न जाति का है, और वो जातिगत आरक्षण के द्वारा उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है।
तो उसने क्या किया, अर्जित परिस्थिति को शून्य कर दिया। ठीक है, अर्जित परिस्थिति कैसे मिलती है, प्रयासों के द्वारा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको मिलती है। लेकिन वो जाति से निम्न होते हुए भी क्या किया उसने, अर्जित परिस्थिति को शून्य कर दिया। ठीक है, तो अर्जित परिस्थिति को शून्य करने के बाद भी जब उसने पद को धारण किया तब उसके साथ क्या हुआ, ये हम परिस्थिति असंगतता में देखेंगे। ठीक है, परिस्थिति असंगतता गेरहार्ड लेस्की ने दिया है, और इसमें क्या है कि समाज में परिस्थिति निर्धारण के कुछ आधारों को अन्य आधारों की तुलना में अधिक महत्व देना ही क्या है, परिस्थिति असंगतता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि निम्न जाति का व्यक्ति है जो अर्जित परिस्थिति को भी शून्य करके आगे बढ़ गया जातिगत आरक्षण को प्राप्त करके। ठीक है, यानी जो उच्च जाति का व्यक्ति था वो पीछे रह गया, और निम्न जाति के व्यक्ति जो है वो अर्जित परिस्थिति को भी शून्य कर दिए। यानी जो उच्च जाति के व्यक्ति थे वो ज़्यादा योग्य थे, फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो निम्न जाति के व्यक्ति को कम योग्य होने पर भी मिल गई। ठीक है, तो असंगतता कहाँ पे आई, देखते हैं। निम्न जाति का व्यक्ति, उसने उच्च पद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन समाज में उसको वो सम्मान नहीं मिला, जो परंपरागत समाज है उसमें उसको वो सम्मान नहीं मिला जो किसी उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा उस पद को धारण करने पर मिलता है। तो ये जो होती है परिस्थिति असंगतता की होती है अवधारणा, कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत बड़े पद पर है, बहुत सम्मान है, लोग जो है सर झुका रहे हैं। ठीक है, फिर लेकिन जैसे ही वो अपने घर आता है, अपने गांव आता है, लोग जो है उस सम्मान से उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, परिस्थिति असंगतता। वो दोनों के बीच में असंगत हो जाता है कि हमारी एक परिस्थिति तो इतनी ऊंची है और दूसरी परिस्थिति समाज में ऐसी है। ठीक है, ये बात किसने कही, गेरहार्ड लेस्की ने कहा है कि परिस्थिति संघर्ष जो है ये रॉल्फ लिंटन की है कि दो भिन्न परिस्थितियों में असमंजसता का अभाव। ठीक है, दो परिस्थितियाँ आपको एक साथ मिल गई हैं और आपको निभाना है, उनसे संबंधित कार्य करना है, तो आप क्या करेंगे, तनाव में आ जाएंगे। और परिस्थिति तनाव की अवधारणा पार्सन्स ने दिया है। ठीक है, तनाव में आने के बाद आपको संघर्ष होगा, दोनों आप एक साथ निभा रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं कभी ये कर रहे हैं, तो आपको भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। जैसे कोई महिला है, शिक्षिका है और उसका 2 महीने का बच्चा भी है। ठीक है, तो वो पढ़ाती है, फिर बच्चे के बारे में भी सोचती है, फिर उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये क्या है, परिस्थिति संघर्ष है। दोनों से संबंधित जब वो कार्य करती है, दोनों परिस्थितियों से संबंधित कार्य कर रही है, तो क्या है, परिस्थिति संघर्ष है। और जब तनाव की स्थिति आती है दोनों के बीच में, ये क्या है, परिस्थिति तनाव है। ये पार्सन्स की अवधारणा है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ और उदाहरण है कि 2 पुत्रों के विवाद में जो पिता की स्थिति होती है, परिस्थिति तनाव की होती है। वो सोचता है कि हम इस बच्चे का साथ दें या फिर उस बच्चे का। ठीक है, तो ये क्या है, परिस्थिति तनाव है। यानी परिस्थितियों के बीच व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण गेरहार्ड लेस्की ने दिया है कि 2 भिन्न परिस्थितियों में स्पष्टता का अभाव जो होता है वो परिस्थिति क्रिस्टलीकरण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था परिस्थिति असंगतता की अवधारणा, कि व्यक्ति जातिगत दृष्टि से निम्न ही रह गया, जबकि और वो अर्जित परिस्थिति की दृष्टि से वो बहुत ही ऊंचा हो गया, समाज में उसका लोग सम्मान करने लगे, लेकिन जातिगत दृष्टि से आज भी उसको सम्मान नहीं मिला। तो 2 परिस्थितियों में वो स्पष्टता का अभाव देख रहा है कि जो हमारी परिस्थिति है उसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि वास्तव में ये सम्मान मुझे मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, कि परिस्थिति क्रिस्टलीकरण को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप ऊंचा पद धारण करते हैं, या फिर जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं मान लीजिए। ठीक है, लेकिन आपकी बुआ आएंगी या फिर आपके चाचा होंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ होंगे, कोई भी होगा, तो आपकी गलती पे आपको डांटा जाएगा। ठीक है, एक तरफ लोग आपको सलाम कर रहे हैं और एक तरफ घर में आपको ऐसे डांटा जाता है, तो वहाँ पे भी परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणा होती है। ठीक है, तो परिस्थिति कुंठा देखिए कोहन ने दिया है, और ये अवधारणा जो है इन्होंने अपनी पुस्तक द डेलिंक्वेंट बॉयज़ में दिया है। और उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति होता है जब कोई परिस्थिति धारण करना चाहता है, उसके अंदर बहुत जोश है, बहुत जज्बा है कुछ करने का, लेकिन उसके पास साधन नहीं होते, तो उसके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है कि वो कैसे जो परिस्थिति है जिसके बारे में उसने सपना देखा है, जिसके बारे में उसने कार्य सोचा है, वो कैसे करे। ठीक है, तो परिस्थिति कुंठा की अवधारणा हो गई है। परिस्थिति कुंठा की अवधारणा कोहन की है। इन्होंने अपनी पुस्तक द डेलिंक्वेंट बॉयज़ में इसका उल्लेख किया कि व्यक्ति जो होता है जब परिस्थिति प्राप्त करना चाहता है किंतु उसके पास साधन नहीं होते, तो वो क्या करता है, परिस्थिति कुंठा की स्थिति में चला जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो फॉर्म भरे। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का पैसा नहीं है, PhD करने का पैसा नहीं है, उसके पास और भी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने का पैसा नहीं है, तो उसके अंदर ये क्रोध आता है, ये उद्वेलन आता है कि मैं ऐसा क्यों मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुंठा उसके अंदर उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन आता है। और ये जो पुस्तक है डेलिंक्वेंट बॉयज़ कोहन ने लिखी है, और इसमें
उन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ा कुछ करने का देख रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है, तो वो अपराध के रास्ते पर मुड़ जाते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब देखिए बहुल परिस्थितियाँ रॉल्फ लिंटन की अवधारणा है। देखिए कौन सी अवधारणा किसकी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अवधारणा है क्या ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अवधारणात्मक प्रश्न हायर में बहुत पूछे जाते हैं। जब एक व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियाँ धारण करता है तो उसे बहुल परिस्थितियाँ कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति द्वारा डॉक्टर, पिता, पुत्र, चाचा, मामा, भाई, दोस्त, पति की परिस्थिति एक साथ ही धारण करना क्या है, गुच्छेदार परिस्थिति या फिर बहुल परिस्थितियाँ हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, किसी का भांजा है, किसी का मामा है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, ठीक है, तो किसी का पुत्र है, ठीक है, और इसके अलावा एक डॉक्टर भी है। ये सारी परिस्थितियाँ वो एक साथ धारण करता है। पति भी है किसी का, ठीक है, किसी का पिता भी है। तो हर व्यक्ति को यदि आप देखेंगे तो उसके साथ कई परिस्थितियाँ जुड़ी होती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बहुल परिस्थितियों की स्थिति से गुजरता है। ठीक है, और देखिए परिस्थिति प्रतिमान क्या है, एक व्यक्ति द्वारा एक समय में धारण की गई समस्त परिस्थितियों का योग ही परिस्थिति प्रतिमान है। जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और उसमें क्या है कि उस व्यक्ति का जो मेन परिस्थिति है, ठीक है, वो एक क्लर्क का है, ठीक है, या फिर एक डॉक्टर का ले लीजिए, या फिर एक प्रोफेसर का ले लीजिए, टीचर का कोई आप भी ले सकते हैं। तो उस जो टीचर की वो कॉलेज में पढ़ा रहा है तो टीचर है वो, ठीक है, लेकिन वो किसी का पिता भी है, पुत्र भी है, किसी का पति भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, किसी का फ़ोन आ जाता है तो उसको उसी ढंग से उसको डील करना पड़ता है। तो एक समय में धारण की गई समस्त परिस्थितियों का जो योग है वो क्या है, परिस्थिति प्रतिमान है। मर्टन ने देखिए दो परिस्थिति प्रतिमान की बात की है, प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान और अर्जित परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है, अर्जित परिस्थिति प्रतिमान में मतलब एक व्यक्ति एक समय में अनेक परिस्थितियाँ धारण करता है। जैसे आप यदि आप प्रोफेसर बन गए तो हो सकता है एग्ज़ाम जब आपके कॉलेज में होता है तो आप परीक्षा नियंत्रक की ड्यूटी में हैं, ठीक है, या फिर आप उड़ाका दल में हैं, या फिर आपको अन्य ढंग से भी कार्य लिया जा सकता है कॉलेज में। तो आपके समय में जो परिस्थिति प्रतिमान होगा उस समय धारण की गई समस्त परिस्थितियों का योग, यानी आप प्रोफेसर भी हैं उस समय, ठीक है, और आप यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं और आप परीक्षा नियंत्रक भी हैं, ठीक है, और यदि उड़ाका दल में भी आपने डाला है तो आप वो भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से अर्जित परिस्थितियों का योग एक साथ एक समय में व्यक्ति जितनी भी परिस्थितियाँ धारण करता है वो सब परिस्थिति प्रतिमान है। और प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान का मतलब होता है कि यदि व्यक्ति घर पे है तो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, ठीक है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, ठीक है। तो एक साथ प्रदत्त परिस्थितियों का संपूर्ण जो योग होता है वो प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान, और जो अर्जित परिस्थितियों का योग होता है वो अर्जित परिस्थिति प्रतिमान है, याद रखिएगा। और देखिए प्रकट और अप्रकट परिस्थिति प्रतिमान की बात मर्टन ने कही है। जैसे आप कॉलेज में होते हैं तो आप क्या होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप घर पे आते हैं तो किसी की पत्नी, किसी की पुत्री, किसी की माता, ठीक है, किसी की बुआ, किसी की चाची, आप ये सब बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं तो आपकी ये सब परिस्थितियाँ जो है वो अप्रकट हो जाती है और आपकी प्रकट परिस्थिति होती है प्रोफेसर की। लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं तो आपकी जो प्रोफेसर की परिस्थिति है वो अप्रकट हो जाती है और आपकी माता की परिस्थिति जो होती है प्रकट हो जाती है, ठीक है, पत्नी की परिस्थिति प्रकट हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे परिस्थिति क्रम। देखिए मर्टन की अवधारणा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक जो परिस्थितियाँ धारण करता है वो क्या है, परिस्थिति क्रम है, ठीक है। जैसे कोई छात्र है वो आगे चलकर क्लर्क बनता है, अधिकारी बनता है, ठीक है, और भी बड़े बड़े पोस्ट वो धारण करता है, तो क्या है, परिस्थिति क्रम है। प्रतिष्ठा की अवधारणा जो है वार्नर ने दिया है, और ये जो है परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसे समाज में जो परिस्थितियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है, और उसमें जो प्रतिष्ठा जुड़ी है, यानी जिस परिस्थिति के साथ ज़्यादा प्रतिष्ठा जुड़ी है, ज़्यादा सम्मान उस परिस्थिति का है, वो समाज की सबसे उच्च परिस्थिति है, और जिस परिस्थिति के साथ कम प्रतिष्ठा जुड़ी है वो कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वार्नर ने प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मान लिया है। अस्थिर परिस्थिति मेटा स्पेंसर ने दिया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी अनुपस्थिति में एक पद बनाया गया है कि हाँ ये जब नहीं रहेंगे तो, जैसे आपने वाइस प्रिंसिपल का नाम सुना होगा, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वाइस प्रिंसिपल जो होती हैं वो कार्यभार संभालती हैं, ठीक है। ये क्या है, अस्थिर परिस्थिति। जैसे ही प्रिंसिपल आती है वाइस प्रिंसिपल के कार्य को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार को संभालना, ये क्या है, ये भी अस्थिर परिस्थिति है। जैसे राष्ट्रपति आते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यभार को हटा दिया जाता है, ठीक है। परिस्थिति समूह की अवधारणा मैक्स वेबर की है, और इन्होंने क्या कहा है, देखिए जो समस्त परिस्थितियों का योग है, ठीक है, एक साथ
जो एक साथ कई व्यक्ति एक ही परिस्थिति को धारण करते हैं, ठीक है, जैसे ढेर सारे टीचर्स, ढेर सारे क्लर्क, ठीक है, और ढेर सारे ऐसे लोग जो एक साथ एक परिस्थिति को धारण कर रहे हैं, वो क्या है, परिस्थिति समूह है, ठीक है। जैसे आप प्रोफेसर्स लोगों का ग्रुप देखेंगे तो उसमें क्या है, परिस्थिति समूह है वो, ठीक है। प्राइमरी के टीचर्स का ग्रुप देखेंगे, अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने बनाया होगा, तो वो क्या है, परिस्थिति समूह है। आप भी इसमें क्या है, संघर्ष है कर रहे हैं, ठीक है। आप हायर एजुकेशन के लिए कैंडिडेट्स हैं आप, तो क्या है, परिस्थिति समूह, आपकी परिस्थिति एक जैसी है सबकी। और उसी तरह से यदि कोई मजदूरों का संघ होता है, आपने मजदूर संघ का नाम सुना होगा, किसान संघ का नाम सुना होगा, तो इसमें जो लोग होते हैं उनकी परिस्थिति एक जैसी होती है, सबकी समान, यानी एक समान परिस्थितियों को धारण करने वाले लोगों का जो समूह होता है वो परिस्थिति समूह कहलाता है। और ये उदाहरण मैक्स वेबर ने दिया है, यहीं से परिस्थिति शब्द जो है निकला है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, अंतर्वर्ती परिस्थिति, ठीक है। अंतर्वर्ती परिस्थिति का मतलब होता है कि दो परिस्थितियों को जोड़ने वाले जो परिस्थिति होती है, जैसे सगाई हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, दो परिस्थितियों को जोड़ता है। अगला है स्थिति परिस्थिति, यानी किसी विशेष स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को कोई परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, जैसे सफ़र में है, यात्रा कर रहे हैं आप, तो आप क्या हैं, यात्री हैं, ठीक है। जैसे यात्रा खत्म होगी आप यात्री नहीं रह जाएंगे। परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षार्थी हैं आप, जैसे आपकी परीक्षा खत्म हुई तो आप परीक्षार्थी नहीं रह जाएंगे। तो स्थितियों के अनुसार यदि व्यक्ति को कोई परिस्थिति प्राप्त होती है तो स्थिति परिस्थिति कहलाती है। परिस्थिति संक्रमण, जीवन पथ के संस्कार, ठीक है, इसमें क्या है, एक परिस्थिति को छोड़ने और दूसरी परिस्थिति को ग्रहण करने की जो बीच की स्थिति होती है वो परिस्थिति संक्रमण की स्थिति कहलाती है। इसको जीवन पथ के संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है और बाल्यावस्था को छोड़ रहा होता है, तो दोनों के बीच की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, परिस्थिति संक्रमण, और इसको एक संस्कार के माध्यम से जोड़ा जाता है। और जीवन पथ के संस्कार की अवधारणा अर्नाल्ड व गैर्नप ने दिया था, मैंने आपको इसके पहले के संस्कृति के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। परिस्थिति विपर्य देखिए क्या है, परिस्थिति विपर्य का मतलब होता है कि एक परिस्थिति से रिलेटेड अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या होता है, एक सिलसिला होता है। जैसे जो शिक्षक होता है छात्रों को आदेश देता है और प्राचार्य के आदेशों का पालन करता है, यानी आप किसी को आदेश देंगे तो किसी का नियंत्रण आप पर है, आप उसके आदेश को मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, परिस्थिति विपर्य की स्थिति है। कष्टदायी परिस्थिति होती है, ये वीरस्ट्रीट की अवधारणा है। इसमें क्या है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिससे संबंधित समाज में कष्ट काम को पालन करना पड़ता है, कष्ट काम को सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विधवा होना, ये कोई नहीं चाहेगा कि विधवा हो, ठीक है, ये कष्टदायी परिस्थिति है। लंगड़ा लूला होना, अंधा होना, गूंगा होना, ये सब क्या है, कष्टदायी परिस्थिति है। ये सब चीज़ें बनना लोग नहीं चाहते हैं। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, विकलांग होना, ठीक है, नाम सुन लेंगे आप कि हाँ वो व्यक्ति अंधा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ कष्टदायी परिस्थिति से गुजर रहा है, ठीक है। तो कष्टदायी परिस्थिति का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसे कोई भी व्यक्ति धारण नहीं करना चाहता है, और ये परिस्थिति जो होती है दुख देती है व्यक्ति को, दुख का सागर, ठीक है। परिस्थिति संगठन देखिए क्या है, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल अकेली हो, और उसके साथ एक संगठन होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति भाई है किसी का, तो भाई है तो इसका मतलब परिवार होगा, माता पिता होंगे, बहन होगी, ठीक है, या फिर और भी भाई होंगे, तो एक संगठन के रूप में चीज़ें दिखती हैं। और कोई व्यक्ति पति है तो पत्नी ज़रूर होगा, पत्नी है तो माता पिता भी होंगे, उसके भी माता पिता, आपके भी माता पिता, ठीक है, और उसके साथ कुछ रिश्तेदार भी होंगे, हो सकता है आपके बच्चे भी हों। तो एक पूरी तरह से संगठन के रूप में चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है जिसमें संगठन ना पाया जाए, ठीक है। अचानक अकेले से ही कोई परिस्थिति नहीं आती, जैसे सन्यासी की परिस्थिति है तो उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा और भी जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, सन्यासी की परिस्थिति को सामाजिक नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे आप किसी के भांजे हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पुत्री हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति है, किसी के पिता है, तो ये क्या है, ये संगठन के अंतर्गत है। आप पिता हैं तो इसका मतलब कि आपके भी माता पिता होंगे, उनके भी माता पिता होंगे, और पुत्र होगा आपका, ठीक है। पूरी तरह से एक संरचना के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अब देखिए किंगस्ले डेविस ने कुछ चीज़ें बताई हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। परिस्थिति जो होती है, प्रदत्त परिस्थिति, और इन्होंने परिस्थिति, ऑफिस, परिस्थिति संकुल और स्थित, 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ऑफिस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। परिस्थिति में क्या होता है, प्रदत्त परिस्थिति जो हमको जन्म से प्राप्त होती है, ये आप जानते हैं। और अर्जित परिस्थिति क्या है, अर्जित परिस्थिति, इसको ऑफिस बोला है उन्होंने, ठीक है। किंगस्ले डेविस ने अर्जित परिस्थिति को ऑफिस बोला है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि किंगस्ले डेविस के अनुसार जो ऑफिस की अवधारणा दी गई किससे मिलती है, वो
तो वो है अर्जित परिस्थिति से, ठीक है, यानी जिसको हम मेहनत से प्राप्त करते हैं। परिस्थिति संकुल क्या है? उन्होंने परिस्थिति संकुल को ही परिस्थिति प्रतिमान कहा, यानी कई परिस्थितियों का योग। स्त्रीत्व क्या है? परिस्थिति समूह, ठीक है, एक साथ एक जैसी परिस्थितियों को धारण करने वाले लोगों का समूह क्या है? वो परिस्थिति समूह है। इसको ही किंगस्ले डेविस ने स्त्रीत्व कहा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भूमिका का चैप्टर बचा हुआ है। भूमिका का चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको जितने भी पीडीएफ अभी तक हैं, यानी जो यूनिट 1 का पीडीएफ है अभी तक जितना बना है, ठीक है, उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा भूमिका तक का। और भूमिका के बाद को जो वीडियोस बनेंगे यूनिट 1 का, उसको अलग सेकंड पार्ट के अंतर्गत उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है। यूनिट 1 वास्तव में बहुत बड़ा है और प्रत्येक टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी टॉपिक से बन सकते हैं और रिस्क लेना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर जो वीडियोस थी थोड़ा सा लेट आ रही थी और गैप भी हो जा रहा था, तो अब जो है गैप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करके और कोर्स को कंप्लीट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस हो सके, ठीक है। और जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊं या फिर आपको ऐसे ही ऑडियो के थ्रू आपका जो ग्रुप है उसमें बता दूं, आप बता दीजिएगा तो आपको चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।